बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, एक अच्छी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। हमेशा सुबह का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करना चाहिए ताकि रूटीन अच्छी गुजरे, ताकि दिन भर की जो रूटीन है, जो काम है, उसमें बरकत हो। आप जो खुशियाँ, जो इत्मीनान चाहते हैं वो आपको नसीब हो। अच्छा, बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है। अभी जब हम ऑफ़िस आ रहे थे तभी कहीं पे तेज़, कहीं पे हल्की फुल्की जो है वो बारिश का सिलसिला जारी था। तो प्लीज़ आप लोग एहतियात कीजिए, क्योंकि मुल्क के बेशतर एरियाज़ में हम देख रहे हैं कि शदीद तूफ़ानी जो है वो बारिश हो रही है, कहीं हल्की फुल्की हो रही है। लेकिन इसके बावजूद जो है हम देख रहे हैं कि सड़कों पे काफ़ी जो है वो फिसलन बन रही है। तो आपने एहतियात करनी है ड्राइव करते हुए। गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं आप, मोटर बाइक ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि स्लिपरी रोड होता है तो एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। सडन ब्रेक लेते हैं तो आप स्लिप हो सकते हैं। तो आप एहतियात कीजिएगा। आप थोड़ा मार्जिन रख के अपने काम के लिए, ऑफ़िस के लिए, जहाँ भी आप रवाना हो रहे हैं, आप थोड़ा सा मार्जिन रख के निकला करें। आपको पता है कि मौसम ठीक नहीं है, ख़राब है, रश हो सकता है, ट्रैफिक ब्लॉक हो सकती है, कहीं बहुत ज़्यादा तूफ़ान हो सकता है, आपको थोड़ी देर के लिए स्टे करना पड़ सकता है। तो आप आधा पौना घंटा या 1 घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा आप वक्फ़ा रख के निकलें, ताकि आपको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। और अगर ऑफ़िस जाना ज़रूरी नहीं है, घर से काम हो सकता है, घर से आप कोई अपनी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। मीटिंग्स हैं, ऑफ़िस का काम है, या कोई भी चीज़ आपकी है, तो कोशिश करें कि घर से कर लें। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, अगर जाना भी है तो एहतियात ज़रूर जो है वो कीजिएगा। एक तो आपकी जान की यहाँ बड़ी कीमती है, तो आपने हादसों से ख़ुद को बचाना है, और दूसरा अपनी सेहत का भी आपने ख़्याल रखना है। अपने आप को जो है ज़रा गर्म कपड़ों में आप लपेट के ले जाइएगा, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो बारिशों का सिलसिला, ये जो बार बार स्पेल आ रहा है, इससे सर्दी की शिद्दत जो है वो कम नहीं हो रही है, उसमें इजाफा हमें देखने को मिलता है। एक दिन धूप निकलती है, थोड़ा सा मौसम नॉर्मल होता है, तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है, गर्मी अब आना शुरू हो गई है, तो फिर से हम अपने नॉर्मल कपड़े निकालने की कोशिश करते हैं। और रात को फिर दोबारा पता चलता है कि भाई तेज़ शदीद बारिशों का सिलसिला शुरू है, और फिर से सर्दी ने जो है वो सर उठा लिया। तो ये आँख मचोली चल रही है, सर्दी और गर्मी के दरमियान तो पता बिल्कुल नहीं चल रहा। तो आप लोगों ने अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना है। आजकल एलर्जी जो है वो बहुत कॉमन हो रही है। ये जो फ़ीवर है, गला ख़राब, फ्लू, ये बहुत ज़्यादा ये डिज़ीज़ बढ़ रही है, ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ही। तो आप ज़रा खाने पीने में भी एहतियात कीजिए, ताकि आपकी सेहत जो है वो मुतासर ना हो। ये कुछ चीज़ें थी, मैंने अब जब सुबह खुद ऑफिस आ रही तो मैंने महसूस किया बारिश को लेकर, तो मैंने कहा आज ये मैं ज़रूर अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँगी कि आप लोगों ने एहतियात के साथ बाहर निकलना है। बारिश को कुछ लोग एंजॉय करने के लिए निकलते हैं, तो ये एंजॉय करने वाला मौसम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो इस वक्त हम मौसम देख रहे हैं, जो ये गैर मामूली बारिशों का सिलसिला जारी है, ये आम वेदर नहीं है। कल भी मैंने इस पे बात की थी कि इस वक्त जो मौसम है, हम घर से निकलते हैं, एक सेक्टर में धूप है, दूसरे सेक्टर में हम देखते हैं तो तेज़ बारिश होती है, और रास्ते में कब कहाँ आपको एक क्लाउड ब्रेस्ट जैसी सिचुएशन फेस करनी पड़ जाए, कब कहाँ आपको ओलों का सामना करना पड़ जाए, शदीद किस्म का हमें नहीं मालूम होता। तो ये मौसम इंजॉय करने वाला नहीं है, बल्कि एहतियात बरतने वाला है कि अगर आपको काम नहीं है तो आप घर से बाहर ना निकलें। अगर काम है तो कोशिश करें कि जल्दी आप अपनी जगह पे पहुंच जाए और अपने आप को सेफ़ सिक्योर रखें, ताकि किसी किस्म का आपको कोई मुश्किलात का या नुकसान का सामना ना करना पड़े। टॉपिक की तरफ आते हैं। जो आज हमारा मौजू है, जिस पे हम बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीलियाँ, अभी जिस पे हम बात कर रहे थे, इसी से रिलेट करेंगे हम आपकी हेल्थ को। क्योंकि जब हम मौसमियाती तब्दीलियों की बात करते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि ये जब मौसम चेंज होता है, बाहर का मौसम आता है, अपने साथ बड़ी खूबसूरती लाता है, बहुत खुशगवार और बड़ी रंगीन जो है वो हमें मौसम देखने को मिलता है। वहीं हम देखते हैं कि कुछ लोगों के लिए ये मुश्किलात भी लेकर आता है। कुछ लोग वो जिनको एलर्जी होती है, जिनको ये ख़ासकर जो मौसमी एलर्जी की हम बात करें तो कहते हैं ना कि किसी न किसी चीज़ से वैसी एलर्जी हो जाना, या आपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखा तो उस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों को मौसमी एलर्जी होती है, और ये मसला ख़ासा आम रहा है। इस्लामाबाद में तो ये बहुत ही कॉमन रहा था, पोलन एलर्जी थी, लेकिन अब इसके दरख्त जो है वो काफ़ी हद तक काट दिए गए, तो ज़रा ये इशू कम हुआ। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को मौसमी एलर्जी का सामना करना पड़ता है। तो किस तरह से ये शिद्दत इख्तियार कर लेती है ये एलर्जी, या इसके जो वजूहात हैं वो बेसिकली क्या हो सकते हैं। ऑब्वियसली अगर इसकी रीज़न्स हैं, वजूहात है, तो इलाज भी तो होगा। अगर इलाज नहीं है तो फिर इसको हम बीमारी नहीं कह सकते। हर बीमारी का इलाज जो है ना वो मौजूद ज़रूर होता है। इसके अलावा देखें तो हमारे अगर एलर्जी होती है तो ख़ासकर हमारे कौन से जो
बॉडी के जो अज़ा हैं वो ख़ासकर मुतासर हो सकते हैं, या हमारे जो इम्यून सिस्टम है उस पे ये किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। और साथ ही साथ अगर हम देखें, ये जो आप मेरे गले की सिचुएशन देख रहे हैं, ये भी मौसमियाती तब्दीलियों में ही है, जिसको हम कह रहे हैं कि एहतियात करें। इसके नतीजे में ख़ासकर हम देखते हैं जब एलर्जी हो जाती है तो आपको जो है वो छींकें आना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। आपकी नॉर्मली हम देखते हैं आँखों में कुछ लोगों के जो है वो शदीद ख़ारिश होने लग जाती है, सांस का बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसके साथ साथ और भी दीगर इश्यूज़ आ सकते हैं, और भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ जो है वो लोगों को फ़ेस करनी पड़ सकती है। बच्चों के लिए जो है वो ख़ासा मसला होता है, अगर उनको ये मौसमी एलर्जी हो या इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़े तो ऑब्वियसली उनके लिए ख़ासा मुश्किल हो जाता है। तो अब इस एलर्जी को पहले तो माजरत समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आया ये एलर्जी क्या हमें हर साल हो सकती है, ये हमारी एज के साथ ये जो है वो सिलसिला चलेगा, या थ्रू मेडिसिन एहतियात के साथ हम इसको कवर कर सकते हैं, इससे हम दूर जो है वो रह सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, मुझे जहाँ तक लगता है, जैसे अब अभी थोड़ी मेरे गले की सिचुएशन देख रहे हैं कि हमें पता होता है कि मौसम चेंज हो रहा है, हमने ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी, किन किन चीज़ों से हमने एहतियात करनी है, लेकिन हम लापरवाही कर देते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये फ्रेंकली स्पीकिंग की ये बात हमें मालूम होती है। जैसे हमें पता है मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन हमने कहीं ठंडा भी खाना है, गर्म भी साथ खाना है, उसको मिक्स करने की कोशिश करनी है। हमने देखना है कि मौसम चेंज है, बाहर जा रहे हैं तो मास्क जो है उसका इस्तेमाल कर ले, क्योंकि ये जो सिचुएशन है, ये हवा जब आपके गले में जाती है तब भी आपको प्रॉब्लम होता है। तो एहतियात भी हमें पता है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, क्योंकि अवेयर लोग बहुत हद तक हो गए हैं सोशल मीडिया की वजह से, लोगों के लिए आसानी हो गई है, आप हर चीज़ आपकी जो है वो रसाई में आ गई है, तो हम एहतियात जानबूझ के नहीं करते। ये लापरवाही मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं जानबूझ के ख़ुद ही करते हैं, फिर उसका अजाला हमें भुगतना पड़ता है कि हमारी सेहत जो है वो ख़राब हो जाती है, गले ख़राब हो जाता है, या जैसे मैंने एलर्जी की बात की, आपकी आंखें ख़राब होने लग जाती है, सांस के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आने लग जाते हैं। और ये सबसे जो है वो ख़तरनाक चीज़ होती है, पेनफुल होते हैं, जो आपके आंखों की एलर्जी या सांस का प्रॉब्लम हो जाना। बाकी जो छोटी मोटी आपके अगर बॉडी पे कहीं रैशेज़ वगैरह आ जाएँ तो ठीक है, कहीं ना कहीं बॉडी आपकी उसको बर्दाश्त कर रही होती है, लेकिन आइज़ एक सेंसिटिव हिस्सा है हमारे जिस्म का। सांस की बात करें तो हम तो चल ही इसी पर हैं, अगर हमारी सांस रुक गई तो हम मुकम्मल तौर पे जो है वो रुक सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा चीज़ें ख़तरनाक हो सकती हैं। तो इसी पे आज हम ओवरऑल बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई आज का मामला तो नहीं है, ये साल 2 साल का मामला तो नहीं है। ये अब जो मौसमी एलर्जी है ये सालों से, एक मैं कहूँ तो ये तो हमारी रिवायत ही बन चुकी है कि ये एलर्जी चली आती है। जैसे ही मौसम चेंज होता है उस मौसम के अकॉर्डिंग किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर जो है वो फेस करनी पड़ जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ हम एक और चीज़ देखते हैं, जब ये जो मौसमी एलर्जी की हम बात करते हैं, मौसमी तब्दीली की बात करते हैं, इसमें कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा थकावट भी महसूस होती है, उनकी बॉडी में पेन, यानी कि आपको ऐसा लगता है जैसे आपको किसी ने बिल्कुल तोड़ मड़ोड़ दिया हुआ है, इस तरह से आपकी पूरी बॉडी जो है वो पेन करती है। आपका सर दर्द जो है वो खासा रहना शुरू हो जाता है, यानी कि मामूल के मुताबिक होता है, नॉर्मल सा सर दर्द आता है, आप थक गए हैं, आपने काम ज़्यादा कर लिया, आपकी नींद मुकम्मल नहीं हुई है, तो वहाँ आपको लगता है कहीं ना कहीं आप थकावट की वजह से आपके सर में दर्द है। लेकिन जो एलर्जी की वजह से सर दर्द होता है वो थोड़ा सा आपको लग सकता है गैर मामूली है, मुख्तलिफ आपको डिफरेंट उसके सिम्टम्स फील हो सकते हैं। इसके अलावा आपको फ्लू हो सकता है बहुत ज़्यादा। आप एक नॉर्मल, हम कहते हैं कि वैसे जो एक रिवायत के अकॉर्डिंग हम लापरवाही कर दी तो हमें फ़्लू हो गया, तो आप मेडिसिन लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे कुछ अरसे तक। लेकिन एलर्जी का फ़्लू मुसलसल आपको इरिटेट करेगा, आपकी नाक बहना जो है वो बिल्कुल बंद नहीं होगी। और बच्चों में ये ख़ासकर ये सिचुएशन में देखती हूँ कि बच्चों की नाक मुसलसल बहती रहती है, हम एहतियात नहीं करते, हम लापरवाही कर देते हैं। तो इस चीज़ पे भी आप ज़रूर फोकस करें कि कहीं आपका जो बच्चा है वो किसी मौसमी एलर्जी का शिकार तो नहीं है, इस पे आप ज़रूर जो है वो फोकस कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं बुज़ुर्गों की, उनका इम्यून सिस्टम चूँकि कमज़ोर हो चुका होता है, वीक होता है बनिस्बत, अब बच्चों का भी इम्यून आप देखिए वीक होता है। बस ये जो मिडल एरिया है, मिडल एज ग्रुप के लोग हैं जिनको हम जवान तसव्वुर करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी जो है वो इस चीज़ को बेयर कर जाती है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को फेस कर लेती है, इन चीज़ों के साथ बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन बच्चों की बात की जाए,
या बड़े बुज़ुर्गों की बात की जाए तो उनका इम्यून सिस्टम खासा वीक होता है, तो ये जो मौसमी एलर्जी है वो उन पे ज़्यादा अटैक कर सकती है, वो ज़्यादा इसकी जद में आ सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को और बुज़ुर्गों का ख़ास ख्याल रखें। अगर आपको लग रहा है कि उनकी तबीयत बार बार ख़राब हो रही है, फ़ीवर बार बार आ रहा है, उनका सर दर्द बार बार हो रहा है, उनकी नाक बहना बंद नहीं हो रही, जैसे गला ख़राब होना, खांसी बहुत ज़्यादा अगर हफ्ते से ज़्यादा एक्सीड कर रही है, 4-5 दिन से ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप उस पर फोकस कीजिए। जाके बच्चों का या बड़े बुज़ुर्गों का प्रॉपर ट्रीटमेंट, चेकअप जो है वो लाजमी कराइए कि आया कहीं ये कोई एलर्जी तो नहीं, क्योंकि जब ये चीज़ बढ़ती है, ये जो बीमार एलर्जी जब ये बढ़ जाती है, इसका टाइम पे आप इलाज नहीं करवाते तो फिर आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ जाता है। अच्छा, इसकी वजूहात जैसे मैंने आपको बताया था, पोलन का कुछ जो है वो इशू होता है, जैसे हम देखते हैं कि दरख्तों की वजह से, कुछ घास की वजह से, फूलों का जो एक जर्दा है, क्योंकि फूल बड़े प्यारे लग रहे होते हैं लेकिन कुछ फूल आपको नुकसान भी दे सकते हैं, उस वजह से हो सकता है। इसके अलावा डस्ट, कुछ लोगों को डस्ट एलर्जी भी होती है, हम जैसे बेचारे लोग, उनको डस्ट एलर्जी भी हो सकती है। कहीं घर में भी साफ़ सफाई कर रहे हो तो बस समझो कि आप एलर्जी की जद में है, तो ये डस्ट एलर्जी भी हो सकती है। और अभी कहीं ना कहीं आपको आसपास आपकी कंस्ट्रक्शन अगर आपको नज़र आ रही है, रोड बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे ही आपको वैसे ड्राइव करते हुए, ट्रैवल करते हुए भी आपको डस्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर भी आगे चल के बात करते हैं। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस टॉपिक पे इन डिटेल आते हैं साथ में। आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का पहला टॉपिक मौसमी एलर्जी, उस पर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक से कबल मैंने आपको थोड़ा डिटेल से बताने की, समझाने की, गाइड करने की कोशिश की कि किस तरह से ये मौसमी एलर्जी जो है वो आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकती है, आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस पे मज़ीद इन डिटेल हम बात करते हैं। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ हैं आज, इन्होंने हमें जूम पे ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके वक्त का। हमेशा आप हमें स्टूडियो में ज्वाइन करते हैं लेकिन आज आप अपने घर से हैं, तो थैंक यू सो मच, लेकिन फिर भी आपके वक्त का। डॉक्टर साहब बताइएगा, मौसमी एलर्जी इस वक्त तकरीबन मुझे लगता है हर दूसरा बंदा जो है ना इस एलर्जी से कहीं ना कहीं वो सफ़र कर रहा है, लेकिन हमें समझ नहीं आ पा रहा। पहले तो बताइए ये मौसमी एलर्जी क्या है और ये क्यों होती है? जी बिल्कुल महविश, ये मौसमी एलर्जी एक ऐसी बीमारी है जो मौसम की तब्दीली के साथ पैदा होती है और इसकी बुनियादी वजूहत में पोलन, फूलों का जो गर्दा है, गर्दो गुबार, घास और दरख्तों के ज़रात और आलूदा हवा शामिल होती है। इसको हम जो है वो मौसमी एलर्जी कहते हैं। जैसे कि मलबरी के पौधे बहुत ज्यादा इस्लामाबाद में है। 1960 में जब प्लान किया जा रहा था कैपिटल इस्लामाबाद का, तो ये इतना जो है सरसब्ज नहीं था। तो इसमें भी प्लान किया गया कि फौरी तौर पे इसको सरसब्ज करने के लिए कोई प्लान किया जाए, तो मलबरी के पौधे हेलीकॉप्टर के जरिए उसके जो ग्रेन थे वो पूरी जगह पे फैला दिए गए और एक जैकेट में ही बहुत ज्यादा सरसब्जा जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आ गया। बिल्कुल। मगर वो अब वाले जान बना हुआ और बहुत सारी जगहों पे जो है इसको काटा जा रहा है। अच्छा, बड़ा काटने की कोशिश भी की जा रही है लेकिन वो बहुत ज्यादा तादाद में है। ये बहुत जल्दी जल्दी जो है ना कल्टीवेशन इसकी बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है और लोगों को बहुत ज्यादा जो है ना वो मसाइल होते हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अब मौसम भी आप ये देखें कि एलर्जी का मौसम अमूमन फेब से लेके तो अप्रैल तक जो है वो होता है। खिज़ां के बाद बहार में और बहार के बाद खिज़ां में जो है वो 6 महीने का स्पैन पीरियड होता है जिसमें ये हो जाता है। अभी मैं सुन रहा था तो आप बता रही थी कि गले में दर्द या बुखार, हमेशा याद रखेंगे एलर्जी के साथ जो है आपको बुखार या गले में दर्द नहीं होती, ठीक है। हाँ जी, इसमें जो है वो आपको छींकें बहुत ज्यादा आती हैं, ये नाक की नोज में या गले में इरिटेशन थोड़ी सी हो सकती है, फीवर नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। यानी कि अगर आपको बुखार वगैरह है तो वो अमूमन किसी और वजह से होगा, बट एलर्जी की वजह से नहीं। जी, वो थ्रोट की जो है सोजिश की वजह से हो सकता है, मगर इसमें आपको खराश होती है, नाक के अंदर खराश होती है, ठीक है, और स्नीजिंग बहुत ज्यादा जो है वो छींके मार मार के बुरा हाल होता है। बेसिकली होती है इम्यूनिटी की कमी की वजह से है। अगर घर में 6 लोग हैं, एक आदमी को तो छींकें आ रही हैं, 5 को नहीं आ रही, तो इसकी कुछ ना कुछ तो रीजन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो चल रहा है। तो इस वजह से जिन लोगों को ये मसले मसाइल हैं वो देखने होंगे कि अपनी इम्यूनिटी को इन्हांस करें। और इस सीजन एलर्जी के सीजन में बहुत सारे लोग जो है वो इस्लामाबाद छोड़ के दूसरे शहरों में चले जाते हैं, जो मसले का हल नहीं हुआ करता, क्योंकि जब आप आएंगे फिर आपको वही प्रॉब्लम होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक तो इस्लामाबाद का बताया, इसके अलावा बाकी सिटीज़ के अंदर अगर मैं पाकिस्तान के बाकी बेशतर एरियाज़ की बात करूँ तो वहाँ पे एलर्जी किस किस्म की हो सकती है? क्योंकि इस्लामाबाद में तो पोलन जैसा एक बहुत बड़ा इशू है ना, लेकिन बाकी एरियाज़ का भी ज़रा बता दें। जी, सबसे बड़ी एलर्जी तो वहाँ पे आदमी को आदमी से हो जाती है।
तो ये एलर्जी बड़ी आम चल रही है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। ये तो बहुत बड़ी दूसरा, एनर्जी है, इससे अल्लाह ये हमें बहुत बचाए। बड़ी हाँ जी बिल्कुल। इसमें के बाद लोगों चीजों से होती है, चिकन से होती है, डेयरी प्रोडक्ट से होती है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी जो है वो लोगों को हो रही होती हैं। तो इसमें हमारे इस्लामाबाद में इस्तेज़ाब से पूरे पाकिस्तान से लोग आके यहाँ पे एलर्जी टेस्ट जो है वो करवाते हैं। यहाँ मैं बताता जाऊं कि पहले 3 माह की जो वैक्सीन आप लोगों को बना के दी जाती है, सबकटेनियस हर हफ्ते बाद 1 डोज लगानी होती है, अच्छा। वो इतना फर्क नहीं डालती, ओह। जिसकी वजह से लोग अपनी वैक्सीन छोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको चाहिए कि आप तकरीबन 6 महीने साल अपने डॉक्टर के साथ जुड़े रहें और जो वो बात कहें उसके मुताबिक जो है वैक्सीनेशन अगर आप लोग कराएंगे तो नेक्स्ट दिन में आपको एलर्जी का प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग जैसे ये, क्योंकि एलर्जी में ये जो होती है मौसमी, इसमें सांस का इशू भी सुनने में आता है, ये सांस का इशू जो है वो भी यकीनी तौर पे हो जाता है। अब मौसमी एलर्जी और दमे की जो, क्योंकि दमे में भी आपको सांस का इशू होता है, तो दोनों की अलामात जो हैं वो डिफरेंट होती हैं या सेम होती हैं और मालूम नहीं होता कि ये मौसमी एलर्जी है कि कहीं दमा है? जी बिल्कुल। इसमें ये है कि जैसे ही आप बाहर की तरफ ट्रैवल करते हैं एलर्जी के मौसम में, जैसे कि आजकल ये चल रहा है, तो अब बारिश की वजह से जो है वो एलर्जी कम है, बिकॉज के हवा के ग्रेन जो है परिंदों के पाँव के साथ या वैसे हवा के साथ जो है इतना ज्यादा नहीं फैल रहे। और जिस बंदे की इम्यूनिटी कम होती है, जब वो सांस लेता है तो नाक के जरिए उसके एयर वेव बैग में जो है वो चली जाती है, जिससे कि उसको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। और दमे का जो मरीज होता है उसके काफी ज्यादा जो है वो बाज़ दफा लंग्स में रेशा होता है, जिसकी वजह से उसको दमे के अटैक बार बार आते हैं। अच्छा। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और जो लोग एलर्जी में बाहर सफर करना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो गीला रुमाल अपने पास रखें और गाड़ी के शीशे बंद करके जो है वो ड्राइव करें, गाड़ी के शीशे नहीं खोलने आपने। और गैर जरूरी सफर जो है वो इस मौसम में ना करें अगर आपको जरूरी है, क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम भी हो गया, बाद स्कूल में भी देखें, ऑफिस में भी उन्होंने घर से काम के लिए कर दिया, और इस मौसम में आप अपने घर से काम कर सकते हैं, आप अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम है। तो इस तरह की चीजें जो है वो आप अगर सत्तेपाप करेंगे तो बहुत जरूरी है। रात को नमक वाले पानी से अपने नाक को अच्छी तरह वॉश करके उसमें आपने सरसों का तेल लगाना है नाक में और नाक में, ताकि वेट रहे आपकी नाक में और नाक में। जी, 2 जगह पे। अच्छा। नाक के जो नॉस्ट्रल हैं दोनों साइडों पे और नाक में। तो इसमें ये है कि आपकी नाक जो है वो क्लियर रहे और सूदिंग इफेक्ट जो है वो आपको आते रहे। और लौंग की भाप जो है इन लोगों को रात को सोते वक्त लेनी चाहिए। 1 कप तेज गर्म पानी करके नीचे उतार लें, 2 लौंग डाल के उसकी भाप जो है वो लेके सोया करें, तो इससे भी इनको बहुत सूदिंग इफेक्ट है। ओके। ये डॉक्टर साहब आप इलाज बड़े अच्छे बताते हैं, लेकिन हम बहुत ही सुस्त और नाकारा कौम हैं जो पैसे लगाना जो है वो मुनासिब समझते हैं, लेकिन जो घर में चीज़ें पड़ी हुई हैं जिससे इलाज यकीनी बनाया जा सकता है उसकी तरफ हम बिल्कुल नहीं जाते। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि कुछ लोग जो पालतू जानवर हैं, पेट्स, उन्हें पालने का, रखने का बड़ा शौक़ होता है, तो जिनके पास पेट्स हैं उनके बालों से या उनके भी अपने वो एक ख़ास किस्म के, वो जब सांस ले रहे होते हैं तो उससे वो चीज़ें जो है ना कुछ ज़रात आते हैं, तो उससे भी एलर्जी हो सकती है? एलर्जी तो नहीं मैं ये कहता, मैंने देखी है ऐसे पेशेंट को दमा बहुत जल्दी हो जाता है, टीबी बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है ना। हाँ। इनके पास जब फड़फड़ाते हैं तो उसमें से अजीब सी चीजें जब निकलती हैं और वो लोग जो इनके करीब रहते हैं परिंदों के, वो इनहेल कर जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दमा या टीबी की तरफ चले जाते हैं। तो इसका डॉक्टर साहब आप पेट्स रखने के शौकीन, यानी कि कोई पेट्स की कोई वैक्सीनेशन या कोई इस तरह की चीज़ तो होती होगी ना जो फिर इन बीमारियों से बचाती हो? मैं तो रेकमेंड नहीं करता कि जिन लोगों को पहले से एलर्जी का प्रॉब्लम है, दमे का है, टीबी का, वो पेट शौकीन हो और अपनी बीमारी को ट्रिगर करें। अच्छा। अगर आप मतलब वैक्सीनेशन पूरी तरह भी कराते हैं तो कोशिश करें कि मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के जब आप उनके पास जाएं तो ये एहतियाती तदाबीर हमें बड़ा प्यार होता है ना, हम फिर उनको जफ्फियां भी लगाते हैं, उनको मुंह के नजदीक करते हैं। जी बिल्कुल। आप मतलब ये है कि मास्क पहने ना। हाँ। तो इस तरह की चीजें और प्रॉपर टाइम पे जो है वैक्सीनेशन जो है वो करवानी बहुत जरूरी है। परिंदों की, पेट की, जो आप देखेंगे डॉग भी घर में रखते हैं ना, बिल्लियां रखी हुई हैं, तो इनके भी जो है ना वो जरूरी है। फिर हमारे घरों में आप ये देखेंगे कई साल से
कारपेट पड़ा हुआ है, उसमें माइट्स होते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा एलर्जी होती है, वो समझ नहीं आती। और जिन लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम है वो काइंडली घर से कारपेट जो है वो निकाल दें, कारपेट या निकाल कम अज कम उनकी जो है सर्विसिंग आप लोगों को हर महीने अच्छी तरह करके, फिर कर्टन और कारपेट जो है वो ड्राइंग रूम में किसी को जाना नहीं होता, जब गेस्ट आते हैं तो उसी टाइम खोला जाता है। यस। तो ये प्रॉब्लम होता है। इसकी अब दूसरी जो मिसाल है एलर्जी की, वो फंगस की होती है। जैसे कि आप ये देखें कि अनफॉर्चुनेट कितनी ज्यादा तेज बारिशें जो है वो हो रही हैं आजकल। ऐसे ही है। तो उसमें ये है कि जब बारिश खत्म होती है तो वहां पे फंगस जम जाती है जहाँ पानी खड़ा रहता है, ठीक है ना। तो वहां पे भी लोगों को प्रॉब्लम फंगस साथ भी हो जाती है। फिर ये मलबरी के जो मैंने ग्रेन्स बताए हैं, पौधों के ग्रेन्स होते हैं, ये 2 किस्म की जो है एलर्जी जो है वो ज्यादा चल रही होती ठीक है। हो गया। किस तरह से इस एलर्जी से जो है वो हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर भी हम जान लेते हैं, कुछ मेडिकेशन भी जान लेंगे, बच्चों के हवाले से भी जान लेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद साथ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का पहला टॉपिक जिसमें हम बात कर रहे थे मौसमी एलर्जी और इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, वजूहात क्या हैं, बचा किस तरह से जा सकता है, इसी पे हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, नॉर्मली हमें अगर कोई एलर्जी हो रही होती है, चीज़ें हमें महसूस नहीं हो रही होती, हम उन्हें नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। अगर इस तरह हमें बार बार एलर्जी आ रही है, बार बार इस तरह के अटैक्स आ रहे हैं, अगर हमें उन्हें मुसलसल अगर हम नज़रअंदाज करते जाएंगे तो क्या आगे चल के ये ज़्यादा जो है वो पेचीदगियाँ क्रिएट कर सकते हैं, ज़्यादा इश्यूज़ हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं भी कॉम्प्लिकेशन जो है वो फिर आपके घर में जो और छोटे बच्चे हैं वो भी इससे सेंसिटिव हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि स्मोकिंग में आप देखेंगे एक्टिव लोग अगर साल के 2 लाख मरते हैं तो पैसिव जो है 3 लाख मर जाते हैं, बिल्कुल जो ऐसे। पास बैठे हुए इंहेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें ये है कि ये प्रॉब्लम फिर आगे से आगे जो चल जाता है। फिर आप ये देखेंगे बाद दफा इतना ज्यादा थूक बन रहा होता है, बलगम बन रही होती है कि वो जी। जगह जगह स्पिट कर दी जाती है, तो उससे भी जरासीम जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। और टीबी के खास तौर पर जो है स्पिटिंग वो इस तरह बात जगह पे नहीं करनी चाहिए, जी। उससे वो जरासीम जल्दी जो है वो इनहेल होके आपको भी इस मसले में क्रिएट कर सकता है। उसके मरीज के थूक को जो है वो अगर गड़ा खोद के दफना दिया जाए तो वो ज्यादा जी। बेहतर होता है, इस तरह फेंकना नहीं चाहिए। ओह। और पोलन एलर्जी का जो पेशेंट है वो बाहर जाते वक्त मास्क लाजमी पहनेगा, खिड़कियां बंद रखें अपने कमरे की, बाहर से आने के बाद हाथ और चेहरा अच्छी तरह धोना है आपने। और ज्यादा गर्दो गुबार वाले इलाकों से बचें जहाँ पे ज्यादा गर्दो गुबार है। जैसे एकदम मौसम आप ये देखें कि ट्रिगर कर जाता है, हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, गर्दो गुबार, तो उससे एलर्जी के पेशेंट को जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एहतियातें जो है अगर आप साथ साथ करेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर इलाज ना किया जाए तो मौसमी एलर्जी जो है वो जी। दमा, सांस, शदीद तकलीफ या सीने के इन्फेक्शन में भी तब्दील हो सकती है। और फिर ये कि आपको पता है कि चेस्ट इन्फेक्शन में आप देखें कि बहुत ज्यादा पेन होती है, बिल्कुल लोगों को सांस लेने में मसला बन जाता है। जी। तो उसमें आप कोशिश करें कि एलर्जी का पेशेंट जो है वो ठंडे मशरूबात, जैसे कि अभी इतनी गर्मी आई नहीं थी जिसमें हमने काफी ज्यादा ठंडे वाले रमजानों मुबारक गुजरा, तो उसमें ठंडे मशरूबात हमने इस्तेमाल किए, के दूध थोड़े पीने शुरू कर दिए। ऐसे ही है। उस दुनिया में भी लोगों ज्यादा जो है रिपोर्ट किया, हॉस्पिटल्स में क्लिनिक पे लोग आए कि चेस्ट में इन्फेक्शन होगी, उसके साथ उन लोगों को फिर बुखार होना शुरू हो गया। तो बिल्कुल अभी ऐसे। भी कोशिश करें कि जैसे भी ये मौसम इस तरह का चल रहा है, क्लाउडी वेदर जिसमें बड़ी हैवी रेन जो है वो रात से चल रही है, तो आप लोग कहवे जो है वो अगर आप पी लेते हैं, दालचीनी, अदरक और लौंग का, तो ये भी बहुत ज्यादा जो है वो सूथिंग इफेक्ट जो है वो आपको देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये और वाकई ये जो आपने दालचीनी और अदरक का ये कहवा बताया, मेरी पिछले 3 हफ्ते से इतनी शदीद खांसी हो रही थी, गला ख़राब, और ये दवाइयाँ खा ये ठीक नहीं हो रही थी, तो बैक टू बैक मैं ये अदरक का कहवा पीती रही तो इतना आराम आ गया। अब 2 दिन से मैंने छोड़ा था तो फिर से गले ने कहा कि तुम्हें फिर से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। नहीं, अभी जाते हुए आपने 1 किलो अदरक साथ लेके जाना है। हाँ। उसको पास रखिए, देख देख के भी ठीक हो जाएंगे। देखिए ना, हमें हमें इलाज का पता होता है कि हमने कहाँ पे एहतियात करनी है, कि कौन सी चीज़ें हमारे इलाज के लिए, लेकिन हम लापरवाही करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर इश्यूज मजीद बढ़ सकते हैं। देखें, बीइंग ए डॉक्टर मैं खुद ये कह रहा हूँ कि लंबी लंबी लाइनों से बचने के लिए आप घर में आपकी चीजें हैं, इनसे फायदा उठाएं, आपको बेहतरीन इफेक्ट मिलेगा। शहद का 1 चम्मच ले लें, काली मिर्च जो है वो थोड़ी सी 1 चुटकी डाल के उसको च्यू करें, ये भी आपको बेहतर करता है। और जिन लोगों को मुसलसल एलर्जी का इस मौसम में मसला रहता है और रात को सोते वक्त काली मिर्च आपके घर में है, 5 दाने चबा के नीम गर्म पानी से आप सो जाएं, आप विद इन अ वीक अपने अंदर बहुत बड़ी चेंज देखें कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो जबरदस्त हो गई है।
अगर किसी को कहीं भी जिस्म में पेन होता है और बाज़ दफा ऐसा हेडेक होता है कि आपका ठीक नहीं हो रहा होता, हाँ। उस टाइम भी आप 5 से जो है वो काली मिर्च चबा के नीम गर्म पानी पी लें, आप देखें कि 10-15 मिनट में आपको रिलीफ आ जाएगा। वेरी तो ये गुड। टैबलेट्स तो आपके किचन में पड़ी हम तो दवाइयों की तरफ चले जाते हैं, पेन किलर्स खाना शुरू कर देते हैं। जी जी बिल्कुल। मैं भी इसमें ये है कि पानी में डाल के 2 गोलियां डाल के पीना शुरू कर देते हैं, जो कि आपकी खून की नालियों को बहुत वाइट कर देता है और आपको वो हाँ। गिरा भी सकता है, ठीक है ना, आप गिर भी सकते हैं, आपका बीपी तो हो सकता है। तो ये इन चीजों से जब तक आपका डॉक्टर आपको चीजें ना बताए, ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये जर्नल है, ठीक है, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो इनके मतलब ये है कि आप अदरक को आप देखें कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो सोजिश है आपकी बॉडी की उसको ये कवर करता है। बिल्कुल तो ऐसे। एलर्जी में भी आप ये देखें ना कि सोजिश आ जाती है ना पूरी बॉडी में, और जो लोग पानी कम पीते हैं उनको एलर्जी के अटैक ज्यादा होते हैं। ज्यादा अब इसकी वजह मैं आपको डिहाइड्रेट जो बताता हूँ। रहते हैं, यानी जी जी हाइड्रेशन भी जी बड़ी जी जरूरी है। जी जी बिल्कुल। हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपके अंदर जो गंदगी जा रही है इनहेल करके आप जो मादे अंदर लेके जा रहे हैं वो जी। यूरिन के रास्ते निकलते जाएंगे, आपकी एलर्जी कम होती जाएगी। यस। लोग डर के मारे जो है वो पानी नहीं पीते। तो आम दिनों में भी कोशिश करें कि पानी आप लोग ज्यादा से ज्यादा इनटेक करें, हाँ। और एलर्जी के मौसम में थोड़ा सा और बढ़ा दें ताकि जो अंदर फाजिल मादे आपके अंदर बॉडी में डिपॉजिट हो रहे हैं वो निकलते जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम एक और लफ्ज सुनते हैं, साइनोसाइटिस। जी जी ये इसका और एलर्जी का क्या ताल्लुक है? ये जरा इसको भी एलेबोरेट कर जी दीजिएगा। जी बिल्कुल। ये मैं भी एक अलहदा चीज है, ये हवा के खाने जो हमारी आंखों के ऊपर है ना, आईब्रोज, जी। वो वहाँ पे हवा के खाने हैं, ठीक है ना, इनकी सोजिश को जो है वो साइनोसाइटिस कहा जाता है। अच्छा। तो इनमें अगर कानों में अगर सोजिश आ जाए या ब्लॉकेज हो जाए तो हमें सांस लेने में भी मसला होता है, रात को फिर बंदा मुंह खोल के सोता है, ठीक है। ओह। फिर यह है कि स्नोरी खराटे बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं लोगों को। दूसरा बंदा तो सो ही नहीं सकता, जो खराटे लेता है वो सो रहा है। तो इसमें ये है कि साइनोसाइटिस का भी बाज़ दफा अगर आपको डीएनएस का प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी नाक की हड्डी बनी हुई है, नाक के अंदर पॉलिप्स बन जाते हैं, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, जी। इस तरह के पॉलिप्स जो हैं वो नाक के अंदर से लटकना शुरू हो जाते हैं। तो ये पूरा आपका जो है वो ब्लॉकेज आ जाती है। तो ये आप ईएनटी स्पेशलिस्ट को चेक करा के इसका डीएनएस का एक्सरे करवा के आप उसको चेकअप कराएंगे। अगर साइनोसाइटिस ब्लॉकेज है तो उसका फुली ट्रीटमेंट जो है वो आप लोग करवाएं, क्योंकि स्प्रे वगैरह भी दिए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जो कि अर्लियर ही आपको जो है रिलीफ दे देते हैं फौरी तौर पे। सही। तो अपने डॉक्टर को मिल के जो है वो आप करें। बाकी मैंने आपको लौंग की भाप बताया, इसका रेमल बदल कोई भी नहीं है, ये जबरदस्त है। ये आप ले लें, इसमें एक आधा चम्मच जो है वो जो नमक है जी। आयोडीन के बगैर जो है वो आप डाल के इसकी रात को सोते वक्त जो है वो भाप लेनी है, और उसी नमक वाले पानी को गर्म करके तो नाक में भी डालना है, ताकि आपके नाक के अंदर जो रेनाइटिस बना हुआ है, सोजिश आई है, वो भी खत्म हो। दैट्स ग्रेट। अच्छा डॉक्टर साहब, एलर्जी को जो इसकी शिद्दत है उसको देखने के लिए क्या कुछ टेस्ट वगैरह आप रेकमेंड करते हैं कि अगर मज़ीद आपको जानना है कि एलर्जी की शिद्दत क्या है, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं या किस नौयत की है, तो फिर टेस्ट करवाने पड़ते हैं? जी बिल्कुल, तहकीकात पे आप जा सकते हैं। वायरल मार्कर्स होते हैं IgE, ठीक है ना, उसको वो टेस्ट किया जाता है। फिर ब्लड एलर्जी टेस्ट होता है, उससे चेकिंग की जाती है। फिर मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी जिन लोगों को होती है उनके छोटे छोटे जो है ड्रॉप्स डाल के ना, तो नीडल के साथ हाथ के ऊपर फ्रिक किया जाता है, जो कि 24 आवर्स में जो है वो आपको रिजल्ट दे देता है कि आपको किस चीज से एलर्जी है, कौन सी मेडिसिन से एलर्जी है, कौन से कपड़ों से एलर्जी है, कौन सी खुराक से एलर्जी है। तो वो सारी चीजें जो है वो आपको 24 आवर्स में तहकीकात में सारी ये सहूलतें हैं एलर्जी टेस्ट की। बाहर आप कराएंगे तो वो काफी कॉस्टली बन जाते हैं, तो इसका फायदा उठाएं तो ये आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर बार बार किसी इंसान को, बच्चे की बात करें, नौजवान को या बड़े बुजुर्ग को बार बार अगर एलर्जी हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये किसी बड़ी बीमारी की अलामत भी हो सकता है या किसी बड़ी बीमारी का सबब बन सकता है अगर बार बार एलर्जी होती है? जी मैं भी देखें, बुजुर्गों की बात आपने की तो उनकी तो इम्यूनिटी पहले ही बहुत कम हुई होती है, ठीक है ना। तो आजकल जो बुजुर्ग है वो 40 के बाद वाले शुरू हो क्योंकि 40 का डॉक्टर साहब 30 बोले, अब तो 30 वालों के भी गिट्टे गोडे रह गए हैं, वो भी अपने आप को बुजुर्ग कहते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि हमारी फिजिकल जो एक्सरसाइज है ना वो नहीं है ना, खाना ही खाना है। और वो भी मतलब ये कि केमिकल वाला खाना खाते हैं। और जिन लोगों को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, उन लोगों को अगर ये एलर्जी बार बार होती है तो उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनको फिर मजीद कॉम्प्लिकेशन जो है वो लंग्स की आ सकती है। और खासतौर पे ऐसे पेशेंट के जो स्मोकिंग करते हैं या मुख्तलिफ किस्म के नशा जात कर रहे होते हैं, उन लोगों को भी मोर ज्यादा जो है वो उनमें कॉम्प्लिकेशन आ सकती है।
तो ओह! इसलिए कोशिश करें कि जो लोग स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं, पान, बीड़ी, सिगरेट, इस तरह की चीज़ें, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, वो हुँ, खुदा के लिए आज से ये चीज़ें जो हैं छोड़ने की कोशिश करें। रमज़ान मुबारक में बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने ये चीज़ें छोड़ देनी है, जैसे ही रमज़ान खत्म हुआ फिर शुरू कर दी। तो मतलब ये आपके पास बहुत अच्छा चांस जज़्बाती था पूरे फ़ैसला था ना डॉक्टर साहब, वो जज़्बात में आके फ़ैसला ले लिया लेकिन पूरा नहीं उतर सके। बस यही बात है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि हमें ये चीज़ें देखनी होंगी कि हम किन चीज़ों के आदी हो चुके हैं, ठीक है? जी। हमें अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करके हुँ, जो सितंबर और अक्टूबर में एलर्जी का सीज़न होगा, उसको हमने डिफीट करना है। हमें हुँ, अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हुँ, वही मैंने बात की थी स्टार्ट में कि अगर 6 लोग हैं, तो 1 को क्यों एलर्जी है, 2 को क्यों एलर्जी है, 4 बिल्कुल कंफर्टेबल ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, ठीक है हुँ, ना? तो अपनी लाइफ़स्टाइल को, अपनी हाइजीन का ख़्याल रखें, पानी का हुँ, इंटेक जो है वो ज़्यादा रखें। यस, फिर आप दिन में कोशिश करें कि जिन लोगों को साँस का मसला होता है, देसी गुड़ इसमें महविश बहुत इसके ऊपर रिसर्च की गई है। हुँ, हुँ, वो आप जो है वो थोड़ा-थोड़ा सा चूसते रहें, तो ये भी आपकी एयरवेज़ को साफ क्लियर कर देता है। और जो सही। लोग स्मोकिंग करते हैं, वो भी दिन में 2-4 दफ़ा देसी गुड़ छोटा-छोटा सा जो है वो चूस लिया करें। हाँ, हाँ, उसमें भी आपकी जो साँस की नालियाँ हैं, वो क्लियर होती हैं। दमे का साफ़ पेशेंट होती है। खा सकता है, हाँ, टीबी का पेशेंट खा सकता है, मगर ये देसी होना चाहिए, व्हाइट गुड़ ना हो। तो इससे भी आपको ओके, बहुत ज़्यादा जो है वो सूदिंग इफ़ेक्ट आते हैं। फिर आपके घर में अजवाइन आम सी चीज़ है, आम पड़ी होती है। बिल्कुल तो ऐसे। कोशिश करें आधा चम्मच, हाफ टी स्पून 1 दिन छोड़ के 1 दिन बाद आप पानी के साथ उसको ले लिया करें, गुड़ के ठीक है, साथ ले लिया करें। तो हाँ। ये भी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को बहुत जल्द अच्छा, ये एनहांस तो देखिए ना, करती है। ये वो चीज़ें जो हम कभी अपनी नानी-दादी से पुराने वक़्तों में ये चीज़ें सुना करते थे कि ये खा लो, वो खा लो, इससे सेहत जी। अच्छी हो जाएगी, आपको बीमारियाँ नहीं लगेंगी। तो ओवरऑल अब देखें ना, वही चीज़ें वापस रिपीट हो रही हैं। नाज़रीन को पैगाम क्या देंगे ये जो बार-बार ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अगर ज़रा सा कोई भी प्रॉब्लम होता है, इश्यू होता है, तो वो ऑर्गेनिक चीज़ों की जानिब जाने की बजाय दवाइयों से का सहारा लेना शुरू कर देते हैं, ज़रा उन लोगों को पैगाम दे दें। जी, बिल्कुल, मैं भी इसमें कोशिश करें कि आप लोग अपने इलाके में रह के इसका मुकाबला करें। ये ना हो हुँ, कि आप ट्रैवल कर जाएँ, दूसरे शहर में चले जाएँ। इससे कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट 6 महीने बाद दोबारा आपको सामना करना पड़ेगा। अपने डॉक्टर से मिल के 1 महीने पहले, सीज़न से पहले इसका जो है ट्रीटमेंट शुरू करें। ये नहीं कि आप पूरा साल ही इसका ट्रीटमेंट करते रहें, ठीक है ना? तो आप लोग हुँ, कोशिश करें कि 1 महीना पहले जब सीज़न आता है, जैसे फ़ेब और अप्रैल तक ये चलता है, तो जनवरी में आप मेडिकेशन करें, हुँ, ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। और बाकी जो देसी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये आपकी लाइफ के करीब-करीब चीज़ें हैं, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, ये आपकी सही। इम्यूनिटी को बहुत अच्छा एनहांस जी, करेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। ऑब्वियसली देखिए, आप ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आएँ, हेल्दी डाइट आप रखें और ये दवाइयों का जो हम सहारा लेना शुरू कर देते हैं, ज़रा सा सर दर्द हुआ, ज़रा सा कुछ होता है, हम दवाइयों की जानिब भागते हैं, उससे आपको और इश्यूज़ आ सकते हैं। बार-बार ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने से, ज़्यादा पेन किलर्स खाने से आपकी बीमारी में और एक बीमारी का इलाज करेंगे, 10 बीमारियों को आप जन्म दे लेंगे। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें और ज़्यादा एहतियात, जितनी एहतियात करेंगे उतने ही आप तंदुरुस्त तवाना रहेंगे। ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं। ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। अगला टॉपिक भी आपकी हेल्थ के हवाले से, आपकी फिटनेस के हवाले से टॉपिक बताते हैं, लेकिन उससे पहले क्यों ना आपको ज़रा अपनी आज की डोज की जानिब, यानी कि आज की स्टोरी की जानिब आपको लिए चलते हैं। और ये स्टोरी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपना पूरा ख़ानदान गंवा दिया, पूरे ख़ानदान से महरूम हो जाता है और 3 दहाइयों तक वो साइकिल पर ज़िंदगी गुजारता है। रियली इंटरेस्टिंग कि 3 दहाइयों तक साइकिल पे, यहाँ हम एक दिन जो है वो साइकिल पे नहीं गुजारते, लेकिन इसके साथ कुछ स्ट्रैटेजी या कह लें कि ऐसी हैपनिंग्स आप कह सकते हैं, या ऐसा वाक़या इसके साथ रूनुमा होता है कि इसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो चेंज हो जाती है। तो आइए ज़रा ये स्टोरी आपको हम डिटेल से बताते हैं कि ये एक्चुअली में ये वाक़या है क्या और क्यों ये वाक़या पेश आया। ये शख्स जो है इसका पूरा ख़ानदान यानी एक हादसे में उससे एक हादसे का शिकार हो जाता है, यानी कि डेथ हो जाती है। और 90 साला ये शख्स ने सुकून के लिए, ऑब्वियसली हर इंसान जो है वो सुकून चाहता है, तो उसने एक अनोखा फ़ैसला किया और चीन का ये एक सूबा है, वहाँ से ये ताल्लुक़ रखने वाला ये शख्स है जिसने अपनी पुरानी साइकिल पर जो है वो चीन का सफ़र किया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पुरानी साइकिल है इसकी। और इसके साथ साथ ये लोगों ने जब इसको देखा, हमेशा ये मुस्कुराता हुआ, एक मज़ाह जो है वो एक फ़नी अंदाज़ में हमेशा ये नज़र आया। और एक ख़ातून बाई श्याओ बाई की बदौलत इसकी जो कहानी है उससे जो एक ताल्लुक़ रखने वाली, यानी कि ख़ातून है, इसकी जो साइकिल जब ख़राब होती है तो वो इसको बना कर देती है और फिर जो वीडियो है वो इंटरनेट पर देखते देखते वायरल हो जाती है। और
ज़ेंग ने बताया कि खातून के जो ये स्टोरी है, जो वाक़या है, उसने इसकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। और 1990 की दहाई में जो ज़ेंग है, उसका बेटा, उसकी बहू, उसका 8 साला पोता जो है वो एक ट्रैफिक हादसे में हलाक हो जाते हैं, जिसके बाद उनकी अहलिया 1 साल तक ज़िंदा रहती है और गम के बायस वो भी इंतकाल कर देती है। ऑब्वियसली सदमा शदीद था और 2 बरसों में पूरे ख़ानदान से महरूम होने के बाद इस शख्स ने अपनी पुरानी साइकिल है वो निकालता है और लगभग 3 दहाइयों से पहाड़ों का, झीलों का, सहराओं का और मुख्तलिफ शहरों का जो है वो सफ़र करता रहता है। और अब तक वो चीन के मुतअद्दिद खित्तों का सफ़र भी कर चुका है। और जनवरी में ये शख्स जो इसका एक अपने यानी कि जो इसका डेस्टिनेशन थी, जो इसका एक मकाम था मखसूस, वहाँ ये पहुँचता है। और इसने बताया कि उसे कोई किसी किस्म का जो है वो डर नहीं लगा। इवन पुराने उसके गम थे, पुराने ज़ख़म थे, वो भी बाज़ दफ़ा ताज़ा हो जाते थे, लेकिन इसके बावजूद वो स्ट्रॉन्ग रहता है। उसका मज़ीद कहना है कि मैंने माजी को पीछे छोड़ दिया और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी का जो सफ़र है अब वो इसी तरह से बाकी जो ज़िंदगी मेरी बच गई है वो उसका कहना है कि वो इसी तरह से सफ़र करते हुए इस बाकी ज़िंदगी को गुजारना चाहता है। ऑलरेडी उसकी 90 साल उम्र हो चुकी है। तो नाज़रीन देखें, एक तो वो अपनी ज़िंदगी को सफ़र में गुजार रहा है, अपने उन गमों को, अपने पास्ट को, माजी को, जो उसके साथ इंसिडेंट हुए, हैपनिंग्स, उसको भुलाना चाहता है। और फिर इसके साथ उसने कहा कि वो कुदरत की अब खूबसूरती देखना चाहता है। उसके पास जो फैमिली थी, जो नेमत थी, वो तो उससे दूर होगी, जुदा होगी, लेकिन अब बाकी जो कुदरत की खूबसूरती है, बाकी जो अब हसीन मंज़र हैं इस दुनिया के, बाकी जो ज़िंदगी का सफ़र है, वो ये तमाम तर चीज़ें देखेगा। और इसके साथ साथ जो वहाँ का मुकामी मीडिया, उसने ये भी बताया था कि याददाश्त भी उम्र के साथ, कहते हैं ना कि कम होने लगती है, लेकिन इस शख्स की बढ़ना शुरू हो गई। वजह आप देखें यही है कि आप जब नेचर के पास जाते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे इंसिडेंट इस एज में हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये ख़तरनाक भी होता है। लेकिन इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि अगर आपसे कोई आपका प्यारा जुदा हो जाता है तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, बल्कि आप एक नए सिरे से, एक नए सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। टॉपिक की तरफ आते हैं। जो अगला टॉपिक है आपकी सेहत के बारे में मैंने बताया था। तो आज के तेज़ रफ्तार दौर के अंदर हमें हमारी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का हमें ख्याल रखना है। अब किस तरह से रख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ जिस्मानी खूबसूरती ही काफ़ी नहीं होती, उसका हेल्दी होना जो है वो भी बड़ा ज़रूरी। और आज आपको पता है कि सेहत का आलमी दिन भी है, तो क्यों ना हम सेहत को बार बार जो है इस पे बात करें, इसको बार बार याद दहानी कराएं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। हम बचपन से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, बट कैसे आज इसको हम प्रैक्टिकल लेकर आ सकते हैं, किस तरह से अपने आप को सुकून की ज़िंदगी में ला सकते हैं, ज़हनी सुकून जो कि आराम से एक्सरसाइज से आ सकते हैं, इसी पे बात कर लेते हैं। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान हमें जूम पे ज्वाइन कर चुके हैं। जी शयान आकाश हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आकाश आपके वक्त का। आज सेहत का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, यानी कि कहते हैं कि सेहत जो है हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। हेल्थ इज़ वेल्थ बचपन से हम पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। इस वक्त बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर, आप क्या समझते हैं कि वाकई ही हमने इस डायलॉग को, इस जुमले को, हेल्थ इज़ वेल्थ, इसको पढ़ा और इसको समझा है, या बस हम एक तेज़ रफ्तार दौड़ के अंदर लग गए हैं कि हमने दुनिया के मुकाबले में साथ साथ चलना है, सेहत जो है ना वो हमारी सेकेंडरी हो चुकी है, प्राइमरी नहीं रही। थैंक यू सो मच महविश, इतने अच्छे टॉपिक पे इनवाइट करने के लिए। और आज के दिन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दिन बड़ा ज़रूरी था। जिस तरह हम दीगर दिनों को मनाते हैं, तो इसको मनाना इसलिए ज़रूरी है कि सेहतमंद जिस्म होगा तो सेहतमंद ज़िंदगी होगी। ऑब्वियसली। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आज के दौर में ये सिर्फ कहने की हद तक रह गई हैं चीज़ें। हाँ। और हम सिर्फ सेहत का ख्याल तब करते हैं जब हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं या किसी न किसी बीमारी का शिकार होते हैं। और जो फिटनेस है हमारी, मेरे ख्याल से वो सिर्फ अब सोशल मीडिया की हद तक रह गई है। ट्रू, ऐसा ही है। अच्छा, ये सोशल मीडिया का जो आपने जिक्र किया, सोशल मीडिया भी देखिए बड़ा ख़तरनाक है। हम वहाँ पे कुछ लोग एक्सरसाइज करने के लिए अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया से कुछ ऐसे वीडियोस उठा लेते हैं जो आप ट्रेनर वहाँ पे बाज़ दफ़ा गाइड कर रहे होते हैं। तो कहा जाता है, जो हम भी सुनते हैं, कि हर एक्सरसाइज हर एक जिस्म के लिए या हर एज ग्रुप के लिए नहीं होती, सबके लिए मुख्तलिफ होती है, उसकी इम्यून के अकॉर्डिंग, उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, उसकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो सोशल मीडिया से जो वीडियोस या वहाँ से टिप्स उठा के उसको फिर घर में अप्लाई करना, क्या इससे हम सेहतमंद या हमारी जिस्मानी फ़िटनेस बरकरार रह सकती है, या हम कहें कि मज़ीद हम बेड़ा गर्क कर लेंगे अपना?
नहीं मैविश, ये इंतहाई खतरनाक चीज़ है। वो इसलिए कि हर बंदे का एक जो बॉडी है वो जी, अल्लाह ने अलग रखी मुख्तलिफ है है, बिल्कुल। और उसकी जो विल है वो भी अलग है। और उसके साथ साथ क्योंकि हमारी डाइट ऐसी है, हमें नहीं पता होता है कि कौन से बंदे को शुगर हो गया है, कौन से बिल्कुल। बंदे को बीपी है, कौन से जी। बंदे को हार्ट की प्रॉब्लम है। हम जब हॉस्पिटल जाते हैं या हमारे टेस्ट होते हैं तो हमें पता चलता है। इसके अंदर कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी हैं कि जो कि अगर आपको नहीं पता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई हार्ट का बहुत स्वेयर इशू है, जी। आपको बीपी का कोई बहुत स्वेयर इशू है, और आपने एक वीडियो देखी जिसके अंदर एक ट्रेनर ये बता रहा है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, आप इतनी देर भागेंगे और आपका वजन जो है इतने दिनों के अंदर कम हो जाएगा। आपने उसको देखकर इम्प्लीमेंट किया, और हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक हो जाए, आप किसी और चीज जो है, किसी बड़ी बीमारी का सामना आपको करना पड़ जाए। तो जी। ये मतलब ये जिंदा जान के साथ खेलने वाली बात है। ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि मैं तो ये चाहूंगा कि गवर्नमेंट इसको जो है बड़ा सीरियस ले, और जितने भी इस तरह के जो ट्रेनर्स हैं, जो लोग हैं, जी। उनका बड़ा चेक रखा जाना चाहिए, जिम्स में भी और ऑनलाइन भी। जी। जैसे दीगर चैनल बैन होते हैं, इस तरह की जो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं वो बैन हाँ। होने चाहिए। तो आपको बिल्कुल इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। हाँ। हर बंदे की बॉडी अलग है, आपको एक अच्छे ट्रेनर से राब्ता करना चाहिए, बिल्कुल। आपको अच्छे जिम का रुख करना चाहिए, और अपनी बॉडी के हिसाब से जो अच्छी जगह है वो आपका मेडिकली टेस्ट करवाते हैं, आपका ब्लड ऑब्वियसली। सीपी होता है, आपके शुगर लेवल्स देखे जाते हैं, आपका बीपी देखा जाता है, आपका वेट देखा जाता है, बीएमआई देखा जाता है। सारी चीजों को देखते हुए तो आपको एक्सरसाइजेस और डाइट जो है वो रेकमेंड की बिल्कुल। जाती है। इस वक्त हम देख रहे हैं हमारे बच्चे हैं, या तो उनका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा या बहुत ज़्यादा ओबेसिटी की तरफ, मोटापे की तरफ जा रहे हैं। यही हाल ख़वातीन में हम बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह क्या है, इस तरह रैपिडली वज़न का बढ़ना शुरू हो जाना या बिल्कुल ना बढ़ना? महवेश, आपने जो बच्चों वाली बात की, मैं इसको ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा। मेरे बहुत अच्छे एक दोस्त हैं जो बच्चों के डॉक्टर हैं। तो कुछ अर्सा पहले मेरी उनसे डिस्कशन हो रही थी बच्चों की हेल्थ के ऊपर और वेलबींग के ऊपर। तो वो जी। मुझे यही बता रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा रेशो उस वक्त उन्होंने मुझे बताई थी, तो वो बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। तो ओह। ये लोगों को जो है ये बात नहीं पता है, और वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास जो है जंक फूड और रेडीमेड फूड वो एक इजी एक्सेस है माओ के पास। बच्चों को स्कूल में भी जो है वो इसी तरह के लंच दिए जा रहे हैं। इसके बाद अगर हमने दिन में खाना खाना है या रात में खाना है, तो हमारे पास अगर घर में कुछ नहीं बना हुआ है, तो एक बेस्ट हाल है कि जी आप ऑनलाइन ऐप का इस्तेमाल करें और वो चीज़ को मंगवा लें। और बच्चों की इसके साथ साथ एक्टिविटी भी कोई नहीं है। हमारे स्कूल्स के यस। स्केड्यूल इस तरह के हैं, हमारे बच्चों की रूटीन इस तरह की है कि बच्चों के पास ना वॉक है, ना एक्सरसाइज है, ना ग्राउंड एक्टिविटी है, और उसके साथ जो उनकी डाइट है वो जंक फूड है। और डेफिनेटली अगर वो इस एज में इस हालत में चले जाएंगे तो वो बड़े होके क्या करें। ख़वातीन का वेट जो है वो एकदम बढ़ने लग जाना, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? अच्छा, ख़वातीन के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। ख़वातीन का भी अगर मैं ये बात करूँ तो सबसे पहला मसला तो जो है वो डाइट है। जब उनकी अच्छी डाइट नहीं है, अगर कोई वर्किंग वूमेन है, वो जी। घर से बाहर निकलती हैं जॉब करने के लिए, तो अब वो हमारे शायद बचपन में होता था कि हम अपने पेरेंट्स को देखते थे कि उनकी वाइफ या मदर टिफिन बना के देती थी ओह। और घर से खाना जाया करता था। या फिर अब तो ये अब जो ड्रामों और है फिल्मों क्योंकि में रह गया, लेकिन रियलिटी में अब कहीं नजर नहीं आता। हाँ, मुझे याद भी नहीं पड़ता है कि अब हाँ। शायद वो जो वो खाने के बॉक्स हैं या टिफिन है वो बाजार में मिलते भी हैं कि नहीं। लेकिन क्योंकि फीमेल बाहर का खाना खाती है, तो बाहर के खाने और जंक फूड की वजह से जो फीमेल के अंदर पहली प्रॉब्लम होती है वो उनके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। हार्मोन डिस्टर्ब हाँ, होने की वजह से उनका पीसीओएस जो का है वो बहुत वेट ज्यादा गेन इशू होता है। आ जाता है। यस, यस, सबसे पहली और मेन वजह ये है। फिर खवातीन के अंदर थायराइड की जो बीमारी है वो बड़ी कॉमन बहुत है। कॉमन वो हो कभी गई है। खवातीन उसको जो टेस्ट नहीं करवाती हैं, आपको रेगुलर टेस्ट करवाने चाहिए। सही। फिर इसके साथ साथ अगर आप मैरिड हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको शुगर और इस तरह की चीजें होती हैं बहुत ज्यादा। जो ठीक। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको इस तरह की डाइट रेकमेंड कर देते, तो फिर ऑब्वियसली इशू हो सकता है। आप हमारे नाजरीन को आज के सेहत के हवाले से आलमी दिन के मौके पे आप हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें? हाँ जी, मैं बिल्कुल ये पैगाम देना चाहूँगा कि सेहत है तो ज़िंदगी है। जहाँ पे हम दीगर चीज़ों का ख़्याल रखते हैं, तो जी। अपनी सेहत के लिए थोड़ा-सा टाइम ज़रूर निकालिए,
कि इससे पहले कि आपकी जो जिंदगी का इंजन है वो सीज हो जाए, तो अपने बहुत लिए टाइम जरूर शुक्रिया, निकालिए। थैंक यू सो मच आकाश। बिल्कुल नाज़रीन, अभी भी वक्त है, इससे पहले कि बड़े उन्होंने गाड़ी की एग्जांपल दी कि इससे पहले कि आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो बिल्कुल सीज़ हो जाए, यानी कि ख़त्म हो जाए, और ज़िंदगी भी ऐसी है कि इससे पहले कि रुक जाए, ख्याल कर लें, एहतियात कर लें। ब्रेक की जाने पड़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक बड़ा अहम है, लेकिन उससे पहले हम आपको अगली स्टोरी की जानिब, नेक्स्ट जो हमारी स्टोरी है उसकी जानिब लिए चलते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत, सुंदर, शानदार जहाज़, बहरी जहाज़, जिसका हमने बड़ा चर्चा सुना, और उस पर जो है वो पिक्चर भी बनाई गई, और लोग आज भी उसको पसंद करते हैं। आई होप आप कुछ तो समझ गए होंगे मैं किस जहाज़ की बात कर रही हूँ। बहुत ही बड़ा तरीन हमें एक जहाज़ देखने को मिला था, टाइटैनिक, जो आज भी लोगों की स्टोरीज़ में ज़िंदा है। लोग उसको याद करते हैं। अगर वो फ़िल्म की बात करें जो उस पर बनाई गई थी, उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हादसा वो ऑब्वियसली बहुत बड़ा था। अब ये जो स्टोरी है, ये अब जो जहाज़ हमें देखने को मिला है, जो अब फिर से एक जहाज़ मंजर आम पे आ रहा है जनाब, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो जहाज़ टाइटैनिक जहाज़ आपने देखा था कितना बड़ा था, लेकिन ये जहाज़ जो अब आ रहा है ये टाइटैनिक से 5 गुना ज़्यादा बड़ा है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, टाइटैनिक से 5 गुना ज़्यादा बड़ा बहरी जहाज़ जो है वो जल्द ही अपना पहला सफ़र शुरू करेगा। अपने पहले सफ़र के लिए जो है वो रवाना होगा। नाज़रीन, दुनिया का ये सबसे बड़ा पहले ये खिताब हासिल था वो टाइटैनिक को था, लेकिन अब इस बहरी जहाज़ को ये जो है वो टाइटल मिलने वाला है, जो कि अपने पहले सफ़र का बहुत जल्द जो है वो आगाज़ करने जा रहा है। और इसका जो आगाज़ है वो जो कहा जा रहा है, यानी 5 गुना जो बड़ा बहरी जहाज़ ऑफ द सीज़, यानी कि कहा जा रहा है कि अगस्त 2027 में जो है ये अमरीकी रियासत से ये अपना जो है वो सफ़र का आगाज़ करेगा, पहले सफ़र का। और इसका जो कहा जा रहा है कि इसका जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग वाटर पार्क है वो सबसे ज़्यादा स्विमिंग पूल्स, यानी कि 9 इसमें स्विमिंग पूल्स हैं, और इसके जो खाने के अंदर यानी कि जो होटल या खाने के जो मकामात हैं वो 28 मकामात हैं, और मुतअद्दिद कहा जा रहा है कि इसकी मंजिलें हैं जिस पे ये मुश्तमिल है। और इसमें फैमिली ट्री हाउस है, और एक बहुत बड़ा आर्ट मुजस्मा भी इसमें मौजूद है नाजरीन। और ये बहुत सारे हज़ारों की तादाद में कहें तो ये मुसाफिरों को लेकर जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि ये उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ इसी कंपनी का एक और जहाज़ आइकॉन ऑफ द सीरीज़ है, जो कि जनवरी 2024 से काम कर रहा है। यानी इस कंपनी का पहले भी एक जहाज़ जो है वो काम कर रहा है, और अब कंपनी ने द ईयर ऑफ दीज को फैमिली तातीलात के लिए इनकलाबी करार देते हुए बताया है कि इसकी बुकिंग का जो सिलसिला है वो 2 अप्रैल से शुरू हो चुका है, यानी कि 2026 से ये जो है सिलसिला इसका शुरू हो चुका है। और इस नई बहरी जहाज़ का जो वज़न है वो भी लाखों में बताया जा रहा है, यानी कि 2,50,800 टन होगा इसका जो वज़न है। जबकि टाइटैनिक की अगर बात की जाए तो उसका जो वज़न था वो इससे जो है वो ख़ासा कहा जा रहा है कि कम देखने में आया था। और इसके साथ साथ इस नए जहाज़ की जो लंबाई है वो 365 मीटर, और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो वो सिर्फ 65 मीटर होगी। और इसके जो डेस्क इसमें जो मौजूद है वो 20 डेस्क मौजूद होंगी। और इस वक्त जो अमले की अगर मैं बात करूँ, जो इसमें अमला काम करेगा, जो अपने मेहमानों को जो सर्व करेगा, वो अमला जो है वो 2350 होगा। और इसमें जो मेहमान सफ़र कर रहे हैं फ़िलहाल जिनकी बुकिंग सामने आई है वो है 7600। और इस अगर द ईयर्स ऑफ द सीरीज़, और यानी कि इस कंपनी का जो आइकन क्लास बहरी जहाज़ों का जो हिस्सा है, जिनमें बहुत बड़े क्रूज़ है, जहां आइकॉन ऑफ द सीरीज़, लेजेंड है और स्टार ऑफ द सीरीज़ शामिल हैं। और ये तमाम बहरी जहाज़ पर यानी कि बहुत सारी सहूलियात भी मौजूद हैं। और इस नए जहाज़ का वाटर पार्क दीगर तमाम जहाज़ों से बड़ा होगा। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। और कंपनी के मुताबिक ये समंदर की सतह से 154 फीट की ये जो है वो बुलंदी पर होगा, यानी कि जो पानी की सतह के ऊपर ये जो तैर रहा होगा। और फैमिली ट्री हाउस की बात करें तो वो 3 इसके डिस्क पर फैला होगा और 12 अफराद उसमें क़याम कर सकेंगे। अब ये एक
नया इनिशिएटिव सामने आया है। इससे कबल जो है वो टाइटैनिक की जो है वो बड़ी वाह हम सुनते थे, और अनफॉर्चुनेटली उसको जो उसके पहले ही सफ़र में जो हादसा पेश आया और उसमें जो हलाकतों की या जो नुकसान की तादाद थी वो ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी थी। लेकिन एक अब लंबे अरसे बाद हम देख रहे हैं कि टाइटैनिक से 5 गुना बड़ा जो है वो बड़ा बैरी जहाज़ जो है वो आ रहा है सामने। तो हम इसके लिए जो है वो नेक तमन्नाओं का जो है वो नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी हैपनिंग सामने है, क्योंकि जो जान है वो तो ऑब्वियसली हर इंसान की कीमती होती है, तो उसके लिए ऑब्वियसली कुछ एहतियाती कुछ तदाबीर होंगी, कुछ मेजरमेंट्स होंगे, वो कंपनी ने ज़रूर उसको फॉलो किया होगा कि कोई बड़ा हादसा जैसे पहले हुआ था अब ना देखने को मिले। अब आते हैं ज़रा आपको लेकर चलते हैं मौसम की तरफ। मौसम ऑब्वियसली बड़ा खूबसूरत हुआ हुआ है, बड़ा सुहाना हुआ है, तो क्यों ना आपको ज़रा स्क्रीन पे भी ये खूबसूरती दिखाएं। मौसम के हवाले से ये बड़ा खूबसूरत सा मोन्टाज बना हुआ है, आइए देख लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मौसम तो वाकई बड़ा खूबसूरत हुआ हुआ है। इस मौसम को देख के जो है वो सबका दिल चाहता है कि वो कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाए, चाय पकौड़े समोसे इंजॉय करे, लेकिन एहतियात भी बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि आप जब रोड पे निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आपके विंड जो है वो ब्लर होना शुरू हो जाते हैं, फोगी हो जाते हैं, प्रॉपर आप उस तरह से ड्राइव नहीं कर सकते, किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो एहतियात भी ज़्यादा जो है वो कीजिएगा। अगर मौसम अच्छा लग रहा है तो एहतियात के साथ आराम से आप अपने किसी जगह पे जाएं, मौसम एंजॉय करें, लेकिन सबसे पहले एहतियाती तदाबीर, उसके बाद फिर इंजॉयमेंट आती है। वेल, टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जिसमें हम बात करने जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऑब्वियसली इसके बहुत सारे फ़ायदे में हमें देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इसके जो नुकसानात हैं वो भी सामने आते हैं, लेकिन ऑनलाइन बिज़नेस भी इसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और अब मुझे लगता है कि इस जदीद दौर के अंदर, तेज़ रफ्तार जो है वो दौर के अंदर अब लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे अभी देखिए स्मार्ट लॉकडाउन है, तो 4 दिन आपने ऑफिस जाना है या 3 दिन छुट्टी है या 3 दिन आपने घर से काम करना है, तो ये भी ऑनलाइन चीज़ें हैं। तो इन तमाम से चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने बिज़नेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऑनलाइन बिज़नेस के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं, इस पे ज़रा हम जान लेते हैं। और अगर बात की जाए तो क्या ऑनलाइन बिज़नेस जब शिफ्ट होगा तो क्या महदूद हो जाएगा या हम कहें कि अनलिमिटेड हो जाएगा? ये ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के माइंड में सवाल होता है कि अगर चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट होती है तो चैलेंजेस तो होते हैं कि आप एक नए एक्सपेरिमेंट की तरफ जा रहे हैं, नए एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसको काफ़ी आपको हर्डल्स आ सकती हैं। तो उन ज़रा चैलेंजेस पे भी बात कर लेते हैं और ऑनलाइन बिज़नेस से कितना फ़ायदा या नुकसान हो सकता है इस पे भी जान लेते हैं। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुएब अहमद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शुएब? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं मैडम? आई एम गुड, थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। शुएब बताइएगा, आज के इस दौर के अंदर ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का दौर है और अभी जो सिचुएशन चल रही है, बिज़नेस काफ़ी हमारे दूर होते हैं, डेली ट्रैवल करना भी मुश्किल हो जाता है, सो काफ़ी लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं चीज़ों के ऊपर। ऑनलाइन बिज़नेस को आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त मौजूदा दौर के अंदर कि उसका कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम फ़ायदे की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो आप ज़रा बताइएगा, अपनी एक्सपर्टीज़ हमारे साथ शेयर करें कि ऑनलाइन बिज़नेस इस वक्त कितना फ़ायदेमंद है। मैडम देखें, अभी इस वक्त पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, स्पेशली जो हमारे कंट्री के अंदर जो है वो पिछले अगर आप 5 से 10 सालों के अंदर देखें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो डिजिटलाइज हो गई हैं। कोविड इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है कि आप देखें कि कोविड के अंदर काफ़ी सारे लोगों ने अपने बिजनेसेस जो है वो इस्टेब्लिश किए हैं। और ऑनलाइन बिज़नेस की जो सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आप देखें, जो फिज़िकल बिज़नेस आप करते हैं उसके लिए आप एक फ़िज़िकल शॉप लेते हैं और वो एक सर्टन एरिया के अंदर आप ऑपरेट कर रहे होते हैं। और ऑनलाइन बिज़नेस की ये खूबसूरती है कि आप अपने रेडियस से बाहर निकल जाते हैं, आप उसको ग्लोबली जो है वो रीच आउट कर सकते हैं, आप उसे नेशन वाइड रीच आउट कर सकते हैं। सपोज इस्लामाबाद में अगर आपकी एक फ़िज़िकल शॉप है तो वो इस्लामाबाद ही के रेडियस को जो है वो आप कस्टमर्स को डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं तो वही प्रोडक्ट आपकी, वही चीज़ आप उसे ऑल ओवर द कंट्री जो है वो कर सकते हैं। और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आप देखें इस वक्त जितने भी लोग हैं वर्ल्ड वाइड वो ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उसमें आपका जो एक बैरियर है, आपका एक रेडियस बैरियर है, वो ख़त्म हो जाता है। तो आप इसे जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो लेके जा सकते हैं, नेशन वाइड लेके जा सकते हैं।
बाकी दूसरा क्वेश्चन था अच्छा, आपका। अब ई कॉमर्स के अगर एक कामयाब ई कॉमर्स बिजनेस की बात करूँ तो आप क्या समझते हैं कि इसकी बेसिक बुनियाद क्या होनी चाहिए? मैडम देखिए, ई कॉमर्स के लिए सबसे पहले जो है वो आपको नॉलेज होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, कि आपको डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से आनी चाहिए। और इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग में जो सबसे बड़े जो 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा, वो हेल्प 2 बड़े प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, ये हम आपसे डिटेल में जानते हैं। ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद ई कॉमर्स के अंदर 2 बड़े प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जिसके ऊपर ज़्यादा काम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, इस पे जानते हैं बट ब्रेक के बाद साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा आखिरी टॉपिक और आखिरी सेगमेंट जिस पे हम बात करें ऑनलाइन बिजनेस। तकरीबन लोग अब ऑनलाइन चीज़ों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन इसका क्या फ़ायदा हो सकता है और किन नुकसानात का है, किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, उसी पे बात करें। मेहमान हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, आप हमें बता रहे थे शोएब के ई कॉमर्स के अंदर कुछ 2 चीज़ों का आप जिक्र करने जा रहे थे कि वो 2 चीज़ें सीखना जो बड़ा ज़रूरी है, ज़रा वो बता दीजिए। ई कॉमर्स बिज़नेस में जो सबसे जो बेसिक 2 चीज़ें जो कि आपके पूरे ई कॉमर्स बिज़नेस को हेल्प आउट करती हैं, वो मेटा एड्स और गूगल एड्स। आपके जितना भी ऑनलाइन बिजनेस है पूरी दुनिया में जितना हो रहा है वो मेटा एड्स और गूगल एड्स से हो रहा है। अभी टिकटॉक एड्स आया क्योंकि टिकटॉक की जिन कंट्रीज़ में टिकटॉक की फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, उसके यूज़र ज़्यादा हैं, तो टिकटॉक ने भी अपने एड्स जो है वो इस वक्त स्टार्ट कर दिए मार्केट में। लेकिन पूरी दुनिया में ग्लोबली जो सबसे 2 बड़े प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप अपने एड्स रन कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं, लोगों की डिवाइस तक पहुँचा सकते हैं, वो मेटा एड्स और गूगल एड्स हैं। तो मेटा एड्स और गूगल एड्स आपको आने चाहिए अपने ई कॉमर्स बिजनेस को रन करने के लिए। सपोज अगर आपको मेटा एड्स और गूगल एड्स नहीं आते, तो इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आप एक बंद गली में अपनी दुकान खोल रहे हैं जहाँ पे आपके पास कोई बंदा विजिट नहीं कर रहा, आप मरगला हिल्स पे बोलें कि आप जो है वो बीच के हवाले से कुछ चीज़ें वहाँ पे सेल कर रहे हैं और बीच के ऊपर आप तो हाइकिंग की इसको चीज़ें सीखने सेल कर रहे हैं। की क्या तरीकाकार, यानी कि क्या कोई ऑनलाइन सेशंस हो सकते हैं या फिजिकली कहीं आपको ये सीखा कैसे जाए अगर कोई सीखना चाहता है इसको? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है इस वक्त, बल्कि मैं सोच रहा था कि माइट भी के आने वाले वक्त में जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बाकायदा जो है वो मेटा एड्स और गूगल एड्स को जो है वो सिखाया जाए। अभी इस वक्त वर्ल्ड वाइड ऐसी कोई डिग्री नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे जो है वो इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपको ये कोर्सेज़ करवा रहे हैं। लेकिन मैं रेकमेंड ये करता हूँ सुनने वालों को और देखने वालों को कि आप जो है वो यूट्यूब से सीखें। जितने भी इस दुनिया में इस वक्त जितने लोग भी इस वक्त ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, सब लोगों ने स्टार्ट किया था यूट्यूब से सीख कर। जब यूट्यूब पे कंटेंट नहीं था सीखने का, तो लोगों ने खुद एक्सपेरिमेंट करके इन चीज़ों को सीखा था। और इसके साथ फेसबुक आप खुद ट्यूटोरियल जो है वो प्रोवाइड करता है, गूगल खुद आपको ट्यूटोरियल प्रोवाइड करता है। तो सपोज अगर आप पाकिस्तान में आपको इंग्लिश नहीं समझ आती, तो आप उर्दू के ऊपर उर्दू में जो है वो यूट्यूब पे काफ़ी सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। तो आप किसी से कोर्स खरीदने की बजाय, इवन आई माई सेल्फ बॉट द कोर्स अराउंड $300। मैंने भी $300 का अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तानी को लाख रुपए बनते हैं। मैंने भी कोर्स खरीदा था। लेकिन जानने के लिए कि एट द एंड ऑफ द डे के जो चीज़ मुझे कोर्स में मिल रही है क्या मुझे वो यूट्यूब पे मिल रही है। आप यकीन जानिए कि जो चीज़ यूट्यूब पे थी सेम वही चीज़ $300 में मैंने बाय की। सिर्फ यानी आपको एक चीज़ फ्री में भी वही मिल रही है और वही आपको $300 में मिले। एग्जैक्टली। तो अब उस चीज़ को मैं बेसिकली देखना चाह रहा था कि जो $300 पे करके मुझे मिल रहा है, हो सकता है डिफरेंस है, माइट भी कि वो प्रीमियम हो कि उसके अंदर वो चीज़ ऐसी हो कि जो यूट्यूब पे मुझे ना मिले। बट मैं सुनने वाले लोगों को कहूँगा कि यूट्यूब आपके लिए इस वक्त बहुत अच्छा जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप पूरा ई कॉमर्स सीख सकते हैं। आपको किसी इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी का पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से मेटा एड्स को देखिए, सीखिए और साथ साथ अप्लाई करें अपने बिजनेस के अंदर। और ये तो प्रैक्टिस से चीज़ें होती है ना, आप साथ साथ उसको प्रैक्टिस में लाएं तो ऑब्वियसली उसमें आपकी क्लैरिटी आएगी। ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हम मोस्टली सुनते हैं कि कहीं ना कहीं फ्रॉड या कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं, तो उससे कैसे बचा जाए? अच्छा, ऑनलाइन बिजनेस में चैलेंजेस कंज्यूमर साइड से, राइट? कंज्यूमर साइड से जो आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। आप किसी भी जगह से अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं, सपोज अगर आप किसी फेसबुक पेज से ऐड देख के शॉपिंग कर रहे हैं या आप यूट्यूब के ऐड को देख के अगर शॉपिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप उस वेबसाइट को विजिट करें, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को सबसे पहले विजिट करें। सपोज अगर किसी के पास वेबसाइट है तो हम समझते हैं कि वेबसाइट है तो ये ऑथेंटिक होगा। वेबसाइट आजकल $25 में आपकी वेबसाइट बन जाती है। दैट्स वेरी सिंपल, $25। आप अभी तो शॉपिफाई बल्कि ऑफर कर रहे हैं कि 3 महीने तक वो आपसे $1 चार्ज करते हैं, तो 3 महीने तक तो आपकी वेबसाइट, आपका ई कॉमर्स स्टोर ही फ्री है। तो वेबसाइट होना बड़ी चीज़ नहीं, बल्कि आप वेबसाइट के ऊपर जाएं, जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आप जाके उनको विजिट कीजिए और देखिए वहाँ पे उनकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी है,
फिर वहाँ पे जाके रिव्यूज़ पढ़ें, कमेंट हाँ, सेक्शन को reviews, पढ़ें। comments अगर आपको वगैरह। कुछ लगता है, कोई ग्रे एरिया लगता है कि ये जो ब्रांड है ये अगर उनके कमेंट्स कम हो या उन्होंने बंद किए हुए हों तो इट मीन वो फेक है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी है। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिससे आप जो है वो खुद देख सकते हैं कि ये जेन्युइन बिजनेस कर रहे हैं या फ्रॉड कर रहे हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ ये अभी एक नई चीज़ पाकिस्तान में स्टार्ट हुई, अलाउ टू ओपन पार्सल है। तो अलाउ टू ओपन में अगर कोई ब्रांड अगर आपको ऑफर कर रहा है कि अलाउ टू ओपन है, तो इट मीन्स कि वो ऑथेंटिक है। Yes. आप खोल के देखेंगे चीज़ ठीक है, अगर जो प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया वो और आपको जो मिल कह रहे गया कि तो नहीं then आप you खोल can नहीं pay। सकते हैं तो फिर थोड़ा शक व शुबहत हो सकता है। हाँ नहीं, काफ़ी अच्छे ब्रांड्स भी हैं जो कि आपको अलाउ नहीं करते कि आप पार्सल खोलें। हाँ। क्योंकि हमारी मार्केट थोड़ी सी टिपिकल है। यहाँ पे चीज़ मंगवा के वो ओपन कहते करके नहीं, नहीं हम ये पसंद नहीं वो है कहते वापस हैं ले नहीं लें। बस हमें अभी हाँ। ये चीज़ चाहिए नहीं है। तो आप देखें कि जो सोशल मीडिया हैंडल्स अगर आप उनके विजिट कर रहे हैं तो वहाँ से आपको पूरा पता चल जाएगा कि ब्रांड ऑथेंटिक है या नहीं। या नहीं है, ठीक हो गया। 2026 के अंदर आपने ऑनलाइन बिजनेस मॉडल को कितना ज़्यादा कामयाब पाया? मैडम 2026 में आप देखें डे बाय डे इसको मैं सक्सेसफुल देख रहा हूँ मार्केट के अंदर। उसकी वजह ये है कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आप इसे नेशन वाइड और वर्ल्ड वाइड ग्लोबली आप इसे टारगेट कर सकते हैं। तो आने वाला वक्त जो है वो डिजिटलाइज है। और दूसरा इसमें देखें कि काफ़ी सारे हमारे चैलेंजेस भी खरीदने वालों के ओवर कम हो जाते हैं। सपोज आपको अभी कोई चीज़ खरीदनी है, उसके लिए आपको मार्केट जाना है, ट्रैवल करना है, फ्यूल प्राइसेस तो पाकिस्तान में भी अभी बढ़ी तो है। वैसे ही फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई और गवर्नमेंट ने कहा है कि शाम रात 8 बजे जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की भी बंद बातें कर हो दी रही जाएंगी हैं। मार्केट्स मॉल्स वगैरह। तो आप ऑब्वियसली खरीदारी के लिए नहीं जा सकेंगे क्योंकि हम अक्सर जाते हैं 8-9 बजे 10 बजे निकलते हैं। Exactly, तो yes, ऑनलाइन बिजनेस का ये फ़ायदा होगा कि घर बैठे आप चीज़ें मंगवा लेंगे। अच्छा बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे बिजनेस है? वैसे तो बहुत सारे कारोबार है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऑनलाइन शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन कामयाबी के चांसेस इस वक्त आप किन बिजनेसेस में ज़्यादा देख रहे हैं जो ऑनलाइन शिफ्ट हुए? मैडम देखिए जो ऑनलाइन बिजनेस के जो मेन 3 पिलर्स हैं ना, उसमें सबसे पहले आपका आ जाता है कि आप अपनी प्रोडक्ट अपने ब्रांड के ऊपर काम करें। ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग टू कंज्यूमर आप जो है वो D2C कर सकते हैं। उसमें ये है कि आपकी कोई प्रोडक्ट है, आपका कोई ब्रांड है, आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर तक जा रही है। एक तो मेन चीज़ आगे इसके अंदर जो है वो इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया हुआ है। उसमें आपको प्रोडक्ट हंटिंग तो खुद करनी है। सेकंड इसमें चीज़ है सब्सक्रिप्शन। इसको मैं सब्सक्रिप्शन बोलूँगा क्योंकि इसमें आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सपोज किसी को डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से कोई एक्सपर्ट चाहिए तो आप उन्हें अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट आप उनसे अर्न कर रहे हैं। सेकंड आप जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट्स किसी कंपनी के हैंडल कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट आप जो है वो अर्न कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं इसको सैलरी नहीं बोलूँगा, इसको एक सब्सक्रिप्शन मॉडल बोलूँगा क्योंकि इसमें आप किसी के अंडर जॉब नहीं कर रहे बल्कि आप अपनी सर्विसेज को बेच रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं अपनी सर्विसेज को। और इसी तरह जो है वो इसमें जो तीसरा मॉडल आ जाता है उसके अंदर जो है वो मैंने एक दफ़ा देखा था, बल्कि कुछ लोगों को देखा जो कि पाकिस्तान में बैठ के बाहर की कंट्रीज़ को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उनकी ऐप डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग और इसके अलावा जो है वो यूके की टैक्सी कंपनी उसको पाकिस्तान से यहाँ से जो है वो बिज़नेस दे रहे हैं। ट्रक डिस्पैचिंग के हवाले से अगर आपको पता हो कि यानी बिजनेस बहुत ज़्यादा है, काम बहुत है। अगर करने वाले जो है वो करना चाहें तो मैदान जो है वो ओपन है। पैगाम क्या देना चाहेंगे आप ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से कि लॉन्ग टाइम इसको रन करने के लिए या कामयाबी के लिए आपको एडवाइस नाज़रीन को करना चाहें? ऑनलाइन बिजनेस के लिए तो मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा कि अभी जिस तरह के हमारे इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं तो हर बंदे को जो है वो एटलीस्ट जो है वो स्टार्ट लेना चाहिए। मेटा एड्स को सीखिए, गूगल एड्स को सीखिए। और आप ऑनलाइन बिजनेस की एक खूबसूरती है कि आप ये नहीं कि आपको एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। आप छोटे से स्टार्ट करें, छोटे वेंडर से जो है वो प्रोडक्ट्स लें, आप उसको स्टार्ट करें, आपकी 1-2 प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, फिर उसके बाद आप उसे रीस्टॉक करें और उसे आप बेचें। थैंक यू सो मच श्रेय, थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। ऑब्वियसली जो बात की कि बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इस वक्त हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इस वजह से भी बिज़नेस शुरू नहीं करते कि वो समझते हैं कि जब तक अच्छी खासी हैवी अमाउंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तब तक हम कोई बिज़नेस शुरू नहीं कर सकते। तो ये इन्होंने आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट सामने रखा कि स्मार्ट छोटी इन्वेस्टमेंट से आप अपना ऑनलाइन बिज़नेस जो है वो शुरू कर सकते हो। और ये भी देखिए एक हकीकत है, इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा कि अब कारोबार के बिज़नेस का जो तौर तरीके हैं ना वो मुकम्मल तब्दील होते जा रहे हैं इस दौर के अंदर, इस टेक्नोलॉजी के अंदर। और बेशुमार इसके फ़ायदे भी, आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाता है, कामयाबी भी मिलती है अगर आप एक तसलसल बरकरार रखते हैं, मुसलसल आप अपनी कामयाबी के लिए आप कोशां रहते हैं, आप जल्दबाजी नहीं करते, तो फिर ऑब्वियसली आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। और कामयाब होने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, हरकत में बरकत है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने